था लॉर्ड वेलेस्ली। और दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली जो था ये बेसिकली एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जो है ये 1798 से लेकर 1805 तक था। 1805 तक इसका कार्यकाल था। और यहाँ पर आप लोग दोस्तों ध्यान रखना कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय अंग्रेज जो है वो बेसिकली बंगाल तो अंग्रेजों के पास में था ही था, क्योंकि बंगाल तो बेसिकली 1757 में आ चुका है। बंगाल अंग्रेजों के पास में है और बंगाल उस समय का सबसे बड़ा प्रोविंस भी था, तो बंगाल अंग्रेजों के पास में है। लेकिन अंग्रेज जो है वो बंगाल से बाहर निकलकर अपना राजनीतिक और भौगोलिक विस्तार करना चाहते हैं। अब राजनीतिक और भौगोलिक विस्तार करने का एक तरीका तो ये होगा कि अंग्रेज डायरेक्ट जो है युद्ध करते, लेकिन यहाँ पर कंपनी को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था कि कोई ऐसा काम आप मत करना जिससे कंपनी का अधिकतम खर्च हो, कम से कम खर्च में आप अपना पॉलिटिकल विस्तार कीजिए। अब उस समय का जो भारत था दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये बंगाल था, यहाँ पर ये अवध था, यहाँ पर ये हैदराबाद था, यहाँ पर ये कर्नाटक था, यहाँ पर मैसूर था, यहाँ पर मराठे थे, यहाँ पर त्रावणकोर था, और ये तमाम राज्य आपस में लड़ते थे। मतलब अंग्रेजों को बिना कुछ किए ही बहुत कुछ भारत की परिस्थितियों ने, भारत के सर्कमस्टेंसेस ने उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों को बना दिया। इस क्रम में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो क्या करता दोस्तों कि अपना राजनीतिक विस्तार करने के लिए वो एक प्रणाली लेके आता है, इसको हम कहते हैं सहायक संधि प्रणाली। आपसे पूछे कि सहायक संधि क्या थी, तो दो या दो से अधिक शक्तियों के मध्य सुरक्षा हेतु किया गया एक समझौता था। और इस प्रकार के साक्ष्य जो है इतिहास में और स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले फ्रेंच गवर्नर डुप्ले के टाइम में दिखाई देते हैं, जो उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग ने जो किया था 1700 वारेन हेस्टिंग के समय भी दिखाई देता है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन था, तो आप लोग ध्यान रखना सहायक संधि प्रणाली का जनक जो है वो बेसिकली लॉर्ड वेलेस्ली था। आप कहोगे सर कि क्या सहायक संधि प्रणाली हमारे सिलेबस में है? आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1857 के विद्रोह का एक कारण सहायक संधि प्रणाली है। और आगे चलकर जो रियासतों को दिक्कतें आएगी राष्ट्रीय आंदोलन में, उसका भी एक पॉइंट सहायक संधि है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको जानना होगा। अब सबसे पहले आप कहोगे सर जो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की वो बेसिकली वो सहायक संधि में 3-4 पॉइंट जो आपको याद रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले वो पॉइंट्स हम देखने का प्रयास करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि लॉर्ड वेलेस्ली के इस सहायक संधि प्रणाली में एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और उसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो सहायक संधि प्रणाली थी, उस सहायक संधि प्रणाली में 2-3 पॉइंट आपको जो याद रखने हैं। जैसे मैंने यहां लिखा सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि प्रणाली या सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये किसके मध्य हुई दोस्तों? तो ये EIC ने किसी भारतीय राज्य के साथ की गई एक संधि थी। भारतीय राज्य के साथ की गई एक संधि। भारतीय राज्य का मतलब जैसे अवध, मराठा, मैसूर, इस टाइप के राज्य जो है। इस सहायक संधि में क्या होता था दोस्तों कि अंग्रेज अपना राजनीतिक विस्तार करना चाह रहे हैं, इसलिए जरूरत तो अंग्रेजों को थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसका इजहार नहीं किया। और जो राज्य थे, जैसे हैदराबाद को खतरा है मराठों से, मराठों खतरा है मैसूर से, मैसूर खतरा है कर्नाटक से, और साथ ही साथ इनके आंतरिक घरानों की आपस की लड़ाई भी थी। इसलिए राजा हर समय सुरक्षा की चिंता को लेकर जग जाहिर बात करता था। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, EIC भारतीय राज्यों के साथ में एक सहायक संधि करेगी। इस सहायक संधि के तहत क्या होता था? इस सहायक संधि के तहत उस रियासत के राजा को, उस रियासत के राजा को EIC की सेना की टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होती थी।
सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होती थी। मतलब कोई भी भारतीय राज्य अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि करेगा तो उस सहायक संधि के तहत वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी अपने यहाँ रखेगा। अब वो कितने रखेगा वो उस राज्य की जरूरत के हिसाब से, जैसे आप देखोगे जो मराठा पेशवा के साथ 1802 की बेसिन की संधि की गई थी, उसके तहत 60,000 सैनिकों को पूना में रखा गया था। ये 60,000 सैनिक बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। इसी प्रकार आप देखोगे दोस्तों, तो जो भी रियासत का राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही संधि करेगा वो विदेश नीति के मुद्दे पर, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर डायरेक्ट किसी और राजा से बातचीत नहीं कर सकता था। विदेश नीति के मुद्दे पर वह गवर्नर जनरल से सलाह के बिना किसी और भारतीय राज्य से बातचीत नहीं कर सकता था। साथ ही साथ किसी और यूरोपियन को भी वह भारतीय राज्य अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। किसी और यूरोपियन को भारतीय राजा अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। साथ ही साथ एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो हर समय उस राजा के दरबार में रहता था। एक ब्रिटिश रेजिडेंट हर समय उस राजा के दरबार में रहता था। तो आप कहोगे सर, जब वो इतनी शर्तें बता रहे हैं कि नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना वहां पर रहेगी उस राज्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना वो राजा किसी और राज्य से विदेश नीति के मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता था, साथ ही साथ किसी अन्य यूरोपियन को अपने यहां सेवा में नहीं रख सकता था, एक ब्रिटिश रेजिडेंट हर समय उसके दरबार में रहता था और नीचे नोट करके लिखा हुआ था संधि के अंदर कि वो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, उसका काम ही आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। अब आप कहोगे सर, इन सब के बदले उस राजा को क्या करना होता था, और इन सब के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को क्या कहते थी। तो ध्यान रखना, यहां पर EIC उस भारतीय राज्य को उसकी सुरक्षा का वचन देती थी कि आप अपनी सिक्योरिटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मतलब इन सब के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को अपनी सुरक्षा का वचन देती थी कि आपकी सुरक्षा हमारे जिम्मे है, और बदले में वो भारतीय राज्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जितने सेना की टुकड़ी यहाँ पर रखी हुई थी उसका पूरा खर्च जो है वो राज्य देता। इसी खर्च को अनुदान के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए मराठा पेशवा के साथ 1802 की बेसिन की संधि की और उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूना के अंदर 60,000 सैनिक तैनात किए, तो उन 60,000 सैनिकों का लगभग 26 लाख रुपए वार्षिक मराठा पेशवा जो है वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। अब आप कहोगे सर, ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, सर ये बताइए कि इससे EIC को सहायक संधि से लाभ क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राज्यों के साथ में जो सहायक संधि की, उस सहायक संधि का लाभ क्या था। तो यहां पर दोस्तों आप लोग जानना, सबसे बड़ा लाभ कि EIC का सैन्य खर्च बच गया। EIC का सैन्य खर्च बच गया। आप कहोगे सर कैसे? मतलब मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टोटल 3 लाख सैनिक थे, तो उस 3 लाख में से 60,000 पूना के अंदर, 20,000 हैदराबाद के अंदर, 30,000 अवध के अंदर, 10,000 मैसूर के अंदर ऐसे तैनात कर दिए। और वो सैनिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वहां पर तैनात थे वो EIC के इशारे पर काम करते थे। EIC ने उन राजाओं के पैसों के बदौलत उसको आधुनिक बनाए रखा और उनको समय पर वेतन देते रहे। इसलिए जो सेना का खर्च था वो कहीं ना कहीं उस राज्य पर डाल दिया गया। जब वह राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना पर डिपेंडेंट हो गया, तो उस भारतीय राज्य की सेना का पतन हो गया। द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन स्टेट आर्मी। उस भारतीय राज्य की सेना का क्या हो गया? पतन हो गया। और उससे भी बड़ी बात देखिए आप, धीरे धीरे
ये जो है आगे चलकर जहां जहां पर इनके सैनिक रुके हुए थे, जब इनका विस्तार हुआ तो आगे चलकर भारत में ये EIC की सैनिक छावनियां बन जाती हैं। सैनिक छावनियां बन जाती हैं। सैनिक छावनियां क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उस EIC का राजनीतिक विस्तार मजबूत होगा और उस राज्य का पतन होगा तो फर्दर जो है इन्हीं राज्यों का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। जब विलय होगा तो ये राज्य 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। इसी प्रकार आप देखोगे नंबर 4, किसी और यूरोपियन को अंग्रेज उस राज्य की सेवा में नहीं रखने देते, यूरोपियन सेवा में नहीं रह सकते थे, इसलिए अन्य यूरोपियन कंपनियों की गतिविधियां उन राज्यों में बंद हो जाती हैं। अन्य यूरोपियन कंपनियों की गतिविधियां उस राज्य में बंद हो जाती है और उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो बेसिकली उनको मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या हो दोस्तों, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे उस राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे, किसी और यूरोपियन को यहाँ पर तैनात नहीं होने देंगे, उस राज्य की खुद की सेना का पतन हो जाएगा। अंग्रेज उस राज्य से इतना वसूलते थे विभिन्न नामों पर कि उस पर बड़ा कर्ज चढ़ा देते थे और फिर आपस में भाइयों को लड़ा करके, और फर्दर आपको पता है कि इन्हीं राज्यों का विलय उन्होंने 15 साल बाद में, 20 साल बाद में ब्रिटिश भारत में कर दिया। इसी को हम कहते हैं सहायक संधि प्रणाली। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा इतिहासकार था। सर टॉमस मुनरो कहता है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब कुछ जो एक देश को सम्मानजनक, प्रतिष्ठापूर्ण बनाते हैं, उन सब को उन राजाओं ने सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गिरवी रख दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के झांसे में जो जो राज्य आए उनका आगे चलकर पतन हुआ और भविष्य में उनका विलय ब्रिटिश भारत में हो गया। मतलब एक प्रकार से उन राज्यों ने बहुत बड़ी गलती यहाँ पर की, क्योंकि यहाँ पर EIC की सेना और विदेश नीति के नाम पर पूरी तरह से वो राज्य निर्भर हो गए। आर्थिक रूप से ये राज्य दिवालिया हो गए, क्योंकि अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। एक क्वेश्चन आपका और बनेगा, आप कहोगे सर वो कौन से राज्य थे जिन्होंने सबसे पहले ये सहायक संधि की? तो ध्यान रखना, यहां पर मैं पॉइंट डाल देता हूं, और वो आपका होगा सहायक संधि करने वाले भारतीय राज्य। वो इंडियन स्टेट कौन से थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की? तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा हैदराबाद का। और दोस्तों ध्यान रखना, हैदराबाद जो निज़ाम का था उसने 2 बार सहायक संधि की है, 1798 और उसके बाद 1800 के अंदर भी सहायक संधि करता है। उसके बाद मैसूर और तंजाउर, ध्यान रखना, मैसूर दक्षिण भारत में और तंजाउर भी दक्षिण भारत में था, और इन्होंने एक ही साल अर्थात 1799 के अंदर सहायक संधि की थी। इसी प्रकार 1801 में अवध के नवाब ने 1801 में ये संधि की। नंबर 4 मराठा पेशवा ने ये संधि 1802 में की, और मराठा उस समय के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था, और इस संधि को इतिहास में कहते हैं बैसीन की संधि। बैसीन की संधि एक सहायक संधि थी जो अंग्रेजों ने EIC के साथ की थी। इसी प्रकार 5वां आप लोग ध्यान रखना, 5वां जो है नागपुर ने 1803 में की। नागपुर के भोंसले 1803 और ग्वालियर के सिंधिया 1804। और आगे चलकर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आगे चलकर राजपूताना के कई राज्यों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। लेकिन ध्यान रखना, जिन राज्यों ने सहायक संधि की उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान और अपनी संप्रभुता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी। धीरे धीरे कालांतर में उनका पतन हो गया, उसका विलय जो है ब्रिटिश भारत में कर दिया जाता है। और ध्यान रखना, जिनका विलय हुआ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, और 1857 के विद्रोह का एक कारण जो था वो बेसिकली सहायक संधि प्रणाली था, जिसको हम 1857 के विद्रोह में फिर एक बार देखने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ये देखें कि
जैसे मैंने कहा लॉर्ड वेलेस्ली, इसी प्रकार एक नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये बेसिकली बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसका कार्यकाल 1813 से 1823 था। इस लॉर्ड हेस्टिंग में 2 पॉइंट तो आप लोग ध्यान रखना कि एक तो दक्षिण भारत में इसी कार्यकाल में एक सिस्टम लागू हुआ था जिसको हम कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। आप लोग ध्यान रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% पार्ट में लागू एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में जबरदस्त तरीके से किसानों का शोषण किया था। तो आप लोग ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। एक मैंने आपको पहले बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त और लॉर्ड हेस्टिंग के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक थी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था आप लोग ध्यान रखना, ये पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मध्य भारत, गंगा वैली, इस क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। महलवाड़ी व्यवस्था भी क्या थी दोस्तों, ये भी अंग्रेजों के समय लागू एक भू राजस्व प्रणाली थी। और ये दोनों प्रणालियां आप लोग ध्यान रखना, ये लागू होती है 1820 में, ये लागू होती है 1822 के अंदर। आपको सर रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत जो शब्द है, इस रैयत का मतलब होता है किसान, अर्थात कंपनी ने डायरेक्ट किसानों के साथ लॉर्ड हेस्टिंग के समय अनुबंध किया था। इस कारण रैयत के आधार पर इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। कितने % क्षेत्र में लागू थी? तो ध्यान रखना, ये 51% क्षेत्र में लागू थी, जबकि ये वाली व्यवस्था 30% क्षेत्र में लागू थी। और महल किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक गांव की इकाई को महल कहा जाता है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त जो 3 अंग्रेजों के समय लागू की गई भू राजस्व प्रणालियां थी, उनके द्वारा भी भारत में जबरदस्त तरीके से शोषण होता है। और जब शोषण हुआ तो एक विद्रोह होगा जिसको इतिहास में हम 1857 का विद्रोह कहेंगे। ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ध्यान रखना, इसी समय एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। आप लोग ध्यान रखना कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक्ट पास किया था 1773, और कहा गया था कि कंपनी भारत में 20 साल शासन और कर सकती है। तो आ जाएगा 1793। 1793 में कहा गया कि कंपनी 20 साल भारत में शासन और कर सकती है, तो आएगा 1813। तो अब यहां पर ये क्लियर हो गया बात कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखोगे कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये बेसिकली ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक एक्ट था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था। और इस कानून में आप 5 पॉइंट याद रख लेना। वो 5 पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं? नंबर 1, 20 वर्ष। नंबर 2, एकाधिकार समाप्त। एकाधिकार समाप्त। नंबर 3 आप लोग यहां पर याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट 10.5%। नंबर 4 आप याद रखोगे, ईसाई मिशनरियां। ईसाई मिशनरियां। नंबर 5 याद रखोगे, शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का फंड जारी किया गया था। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का फंड यहां पर जारी किया गया था। ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको वैसे थोड़ा समझा दीजिए। ध्यान रखना, 1813 के चार्टर एक्ट जो ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था, इस एक्ट के द्वारा कंपनी की भारत में शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। यहां पर 20 वर्ष का मतलब क्या है? कंपनी की भारत में शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया, अर्थात कंपनी भारत में 20 साल शासन और कर सकती है। लेकिन आपको पता होगा
कि जब कंपनी इंडिया में आई थी तब ब्रिटिश महारानी ने वर्ष 1600 में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया था, अर्थात ब्रिटेन से भारत जाकर व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था। आप लोग ध्यान रखना, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब ब्रिटेन से भारत में जाकर कोई भी व्यापारी या ब्रिटिश कंपनी भारत में जाकर व्यापार कर सकती है। यहां पर फिर एक बार क्वेश्चन बनेगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कितने साल तक रहा? 213 साल। 1600 से 1700, 1700 से 1800 और 1813 मतलब 13 साल। तो टोटल 213 साल तक इस कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, अर्थात ब्रिटेन से भारत आकर व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल किसी कंपनी के पास में था, तो वो EIC थी। लेकिन आप कहोगे सर कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1813 में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था या केवल कोई 2 क्षेत्र छोड़े गए थे? तो ध्यान रखना, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, केवल 2 क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप ये एकाधिकार बना रहा था। ये कौन से थे? एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। चाय चीनी नहीं है, ध्यान रखना, चाय का व्यापार और ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ व्यापार, ये 2 व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बने रहे, बाकी सब समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, एक ये कहा गया कि EIC के पास जितना भारतीय राजस्व आएगा, जितना इंडियन रेवेन्यू आएगा, उस इंडियन रेवेन्यू का, उस भारतीय राजस्व का 10.5% जो है वो बेसिकली कंपनी के भागीदारों को दिया जाएगा। मतलब देखिए, हमारा रेवेन्यू हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसको लाभ समझ लिया। 10.5% पार्ट जो है वो कंपनी के भागीदारों को दिया जाएगा भारतीय राजस्व का। और एक का ये कहा गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की वैधानिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई इस एक्ट के द्वारा। उससे आगे चलकर भारतीय नाराज होंगे, क्योंकि ये ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन का काम भी करेगी। और एक पॉइंट और है कि पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का फंड जारी किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो दोस्तों आपको आनी चाहिए वो होगी, आप कहोगे सर हमें एक चीज़ समझ में नहीं आई कि सर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्यों समाप्त किया। एक तो ये वाला पॉइंट, दूसरा सर ये पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं, इससे पहले तो कभी इन्होंने खर्च नहीं किया। तो दोस्तों इन 2 पॉइंट्स को जानने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करना। देखिए, आप सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई वो EIC बेसिकली एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब शुद्ध रूप से एक व्यापारी कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आती है। तो ये एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन आप कहोगे सर क्या इससे शुद्ध व्यापारी कंपनी से भारत को लाभ था क्या? यस, लाभ था। कब तक? 1600 से लेकर के 1757 तक, मतलब प्लासी के युद्ध से पहले तक ये कंपनी एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी। जब ये प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी तो जब ब्रिटेन से ये भारत में आती है, क्योंकि ब्रिटेन से भारत आकर व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल EIC के पास में था। तो EIC के पास पहली बात तो ये व्यापारिक एकाधिकार है। चलो, हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने उस कंपनी को एकाधिकार क्यों दिया, लेकिन हमें लाभ क्या था कि लगभग 157 साल तक इस कंपनी के माध्यम से विदेशी सोना चांदी भारत में आता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं पहला लाभ क्या होगा कि पहला लाभ था हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। और ये विदेशी मुद्रा किस रूप में थी? विदेशी मुद्रा सोना चांदी की शक्ल में थी। फिर इस विदेशी मुद्रा का कंपनी क्या करती थी? यहां पर भारत में आकर भारतीय वस्तुओं को खरीदती थी, भारतीय वस्तुओं को खरीदती थी। तो आपको दूसरा पॉइंट मिल गया कि भारतीय लोगों को घर बैठे उनकी वस्तुओं का खरीदार मिल गया। और तीसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना, जब
ये भारत से बाहर जाएगी, अंदर आएगी, तो सरकारों को किसकी प्राप्ति होगी? टैक्स की प्राप्ति। उस समय की रियासतों को, मुगलों को टैक्स की प्राप्ति भी होती थी। और चौथा, जब हमारा सामान बाहर जाके बिकेगा तो इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही थी कि भारत की वस्तुएं बहुत अच्छी है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, ये कंपनियां जो भारत में आती है ये हानिकारक नहीं थी। कब तक हानिकारक नहीं थी? जब तक ये किस रूप में थी? ये प्योर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में जब तक काम किया तब तक ये भारत के लाभदायक थी। नंबर 1, भारत में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। नंबर 2, भारतीयों को घर बैठे उनकी वस्तुओं का खरीदार मिलना। नंबर 3, भारतीय राज्यों को टैक्स की प्राप्ति। और नंबर 4, भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इसलिए आपको पता होगा दोस्तों कि उस जमाने में कोई भी रियासत का राजा हो, चाहे मुगल बादशाह हो, उन्होंने इन कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए एप्रिशिएट किया। तो आप कहोगे सर कि हमने तो ये सुना था कि इन कंपनियों के माध्यम से भारत में भारतीयों का, भारतीय अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आर्थिक शोषण हुआ। वो कैसे हुआ सर? तो आप लोग ध्यान रखना, भारत का जो ब्रिटिश काल में और ध्यान रखना, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये आपके आधुनिक भारत के इतिहास का बेस है, मूल चीजें हैं जो आपको ये बताएगी कि 1857 का विद्रोह किस प्रकार से होता है, ये चीजें। तो यहां पर ध्यान रखना, आर्थिक शोषण। और ये आर्थिक शोषण आप कहोगे सर, ये आर्थिक शोषण बेसिकली कब से कब तक चलता है? तो ये आर्थिक शोषण एक तो हमेशा से भारत को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया। अगर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में जैसी मांग है उसी मांग के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को ढालने का प्रयास किया गया और उस चक्कर में हमारा भयंकर शोषण हुआ। यह शोषण कब तक हुआ? तो आप लोग ध्यान रखना, यह शोषण 1757 से लेकर 1947 तक होता है। आप कहोगे सर आपने 1947 की डेट क्यों ली? क्योंकि अंग्रेजी शासन का अंत 1947 में होता है। 1757 क्यों लिया सर? क्योंकि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत, जो पॉलिटिकल स्टार्टिंग है, वो बेसिकली 1757 से होती है। आप लोग ध्यान रखना, हमारी एनसीईआरटी में हमारे इतिहासकारों ने हमारे आर्थिक शोषण के 3 चरण बताए हैं। वो 3 चरण कौन से दोस्तों? ध्यान रखना, ये 3 चरण आपके आधुनिक भारत के इतिहास की पूरी थीम को समझाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और ये वही चीज़ है जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में दादाभाई नौरोजी समझाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले जो पहला फेज था, उस फेज को इतिहास में कहते हैं वणिकवाद, मर्केंटिलिज्म। वणिकवाद का फेज जो है ये बेसिकली चलता है 1757 से 1813 तक। 1757 से 1813 पहला फेज। दूसरा फेज जो चला उसको हम कहते हैं मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, उसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको ये टिपिकल लग सकता है, लेकिन आधुनिक भारत को इजी बनाने के लिए थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करना। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद जो है ये 1813 से 1857-58, कुछ जगह 60 भी दिया तो उसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना। और तीसरा फेज जो है उसको हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। तीसरा फेज जो है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। और ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1858 से 1947। सबसे पहले आप इन तीनों फेज को समझने का प्रयास करना। जो मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बेसिकली लाभदायक थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाभदायक थी, लेकिन कब तक? तो आप देखोगे बेसिकली 157 साल तक, 1600 से लेकर 1757 तक ये हमारे लिए लाभदायक थी। लेकिन उसके बाद ये कंपनी भारत का आर्थिक शोषण करती है। कब से? 1757 से 1947। अब आप कहोगे सर ये जो आपने पहला फेज लिखा, इस पहले फेज में हमारा आर्थिक शोषण कैसे हुआ? तो आप देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैंने ये सांकेतिक रूप से यहां बना लिया, ये ब्रिटेन, और सांकेतिक रूप से बना लिया यहां पर ये भारत, ठीक है।
फेज का नाम ऊपर मैंने लिख दिया, फेज का नाम है वणिकवाद, मर्केंटिलिज्म। इतिहासकार इस फेज को नाम देते हैं। कब से स्टार्ट होता है? 1757, क्योंकि 1757 के प्लासी युद्ध से अंग्रेज भारत में स्टैब्लिश होते हैं, बंगाल से राजनीतिक शक्ति बनते हैं। 1813 क्यों लिया? क्योंकि 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। ये पहला फेज है जहां से हमारा शोषण शुरू होगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि एक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है, वो कंपनी अपने साथ विदेशी मुद्रा लेकर आती है, इसलिए हमने कहा कि ये कंपनी भारत के लिए फायदेमंद थी। विदेशी मुद्रा लेकर आती है, और ये विदेशी मुद्रा किस रूप में था? तो ये विदेशी मुद्रा सोने चांदी की शक्ल में था। अब मैंने यहां पर डेट डाली 1757। 1757 में क्या हुआ कि इस कंपनी की हत्या चढ़ गया भारत का सबसे समृद्ध प्रांत जिसका नाम था बंगाल। ध्यान रखना, शुरुआत में पूरा भारत इनके हाथ में नहीं है, शुरुआत इनकी बंगाल से होती है। बंगाल इनके हत्या चढ़ जाता है। अब जब बंगाल इनके हत्या चढ़ा तो यहां पर मैंने लिख दिया बंगाल के ब्रैकेट में बंगाल की सरकार। और आप लोग ध्यान रखना, वो चाहे मीर जाफर हो, चाहे मीर कासिम हो, और वापस मीर जाफर हो, ये बेसिकली अंग्रेजों की कठपुतलियां थी। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, और 1772 से तो अंग्रेज पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बंगाल की सरकार थी। तो अब बंगाल की सरकार कौन है? EIC, और EIC बेसिकली एक व्यापारी कंपनी है। तो इसी EIC के पास भारत का क्या जाने लग जाएगा? राजस्व। 1757 से भारत का अर्थात बंगाल का रेवेन्यू बंगाल से बाहर जाने लगा, और इसी रेवेन्यू से अंग्रेजों ने व्यापार किया। मतलब जिस पैसे से हमारा उद्धार होना चाहिए था, जनता की भलाई के काम होने चाहिए थे, उस बंगाल के पैसे का उपयोग अंग्रेज अपने व्यापार के लिए करेंगे। अब आपको सर इन्होंने व्यापार किस चीज़ का किया? तो ध्यान रखना, इन्होंने उसी भारतीय राजस्व से भारत से क्या खरीदे? मसाले खरीदे, और दूसरा भारत से तैयार माल, जिसको हम कहते हैं हस्तशिल्प माल, भारत में खरीदते हैं। हस्तशिल्प माल खरीदते हैं, इसको कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, जो बेसिकली भारतीयों द्वारा बनाया हुआ माल था, तैयार माल था। और इस माल को इन्होंने बाहर ले जाकर बेच दिया, बाहर ले जाकर के बेच दिया। आप कहोगे सर अभी आपने तो कहा था कि जब इन्होंने बाहर ले जाके बेचा तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनती है, और अब आप भी कह रहे हो कि इससे हमारा इस फेज में भारतीयों का व्यापक स्तर पर शोषण शुरू हो गया। सर आप बताइए कि शोषण कैसे शुरू हुआ? शोषण कैसे हुआ? तो इसी को मैं कहता हूं नंबर 1 इसमें होगा शोषण कैसे, भारतीयों का शोषण कैसे हुआ, जिसके कारण आगे चलकर 1857 का विद्रोह होगा। तो नंबर 1 आप देखिए, बंगाल का राजस्व बंगाल से बाहर जाना, पहला पॉइंट होगा बंगाल का राजस्व बाहर जाना। और दोस्तों आपको पता होगा आगे चलकर दादा भाई नौरोजी इसी को कहेंगे धन निष्कासन, मतलब बंगाल के धन का बंगाल से बाहर निष्कासन हो रहा है। और जब किसी देश के राजस्व का निष्कासन उस देश से बाहर होता है तो उस देश में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी आती है। और यही हुआ कि जो बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था उसमें गरीबी और बेरोजगारी आ गई। प्राकृतिक अकालों के साथ साथ कृत्रिम अकाल पड़ने लगे। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी सरकार की तुलना में खराब से खराब स्वदेशी सरकार कई गुना अच्छी होती है। क्योंकि कोई सरकार जो हमारी खुद की है वो कम से कम पैसा तो भारत में खर्च करेगी, लेकिन यहां पर इस कंपनी ने जो हमारे से रेवेन्यू लिया उससे ये व्यापार करने लगे। और जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा फकीर होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, हमारा रेवेन्यू गया और उसी रेवेन्यू से इन्होंने व्यापार किया, मतलब हमारे राजस्व से हमारे माल को इन्होंने औने पौने भाव में खरीद लिया, इसलिए हमारा ये माल भी बाहर गया और माल पर होने वाला लाभ भी भारत के बाहर चला जाता है।
और सबसे बड़ी बात कि जब कंपनी को भारत से ही राजस्व प्राप्त होने लग गया तो विदेशी मुद्रा का आगमन जो था वो बेसिकली यहाँ पर बंद हो जाता है, अर्थात भारत में बाहर से पैसा आना बंद हो गया। और ध्यान रखना, अंग्रेजों ने पहले चरण में भारत में कैसा माल खरीदा है? तैयार माल खरीदा है। पहले चरण में तैयार माल खरीदा है और हमारा शोषण इसलिए हुआ क्योंकि हमारा धन का निष्कासन भारत से बाहर होने लग जाता है। इस फेज को इतिहास में वणिकवाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड फेज, ध्यान रखना, सेकंड फेज जो है उसको हम कहते हैं मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। सेकंड फेज का नाम जो है मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। और दोस्तों आप बहुत अच्छे समझना ताकि आप सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को भी समझ सकें, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट को भी आप इसके माध्यम से बहुत बेहतर समझ सकेंगे। कैसे? पहली बात तो ये मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद एक तरफा है, अर्थात ब्रिटेन से भारत में सामान तो आ सकता है लेकिन भारत से ब्रिटेन में सामान जाना बंद हो जाएगा। कैसे? देखिए आप, सबसे पहले आप देखिए ये ब्रिटेन है और ये भारत है। और आप लोग ध्यान रखना 1813 तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेज भारत के एक बहुत बड़े पार्ट पर कब्जा कर लेंगे। जब बहुत बड़े पार्ट पर कब्जा कर लेंगे तो यहां पर शब्द आने लग जाएगा 1833 के आसपास से भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जब भारत सरकार है, और भारत सरकार कौन है दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। जब भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी है तो जितना क्षेत्र अंग्रेजों के पास में होगा उस क्षेत्र का रेवेन्यू अंग्रेजों के पास जाएगा। तो मैं कहने लगूंगा भारत सरकार के पास जाएगा भारतीय राजस्व, इंडियन रेवेन्यू उनके पास में जाएगा। ये भारत सरकार है। तो भारत सरकार कौन है? EIC। और भारत सरकार है तो भारत सरकार के पास में क्या आएगा? भारतीय राजस्व। ये राजस्व किसके पास जा रहा है? EIC के पास। और EIC बेसिकली है क्या? EIC एक व्यापारिक कंपनी है तो व्यापार करेगी। तो इस व्यापार के तहत अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? तो ध्यान रखना, इसी व्यापार के तहत वो भारत में अब कच्चे माल को खरीदेंगे। कच्चे माल को खरीदेंगे। तब आप कहोगे सर समझ में तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा माथा चकरा रहा है। सर कच्चे माल का मतलब क्या हुआ? कच्चे माल का मतलब होगा कृषि पर भार बढ़ना। मतलब हमें जो कच्चा माल होता है वो कहां से प्राप्त होता है? खेतों से प्राप्त होता है। रॉ मटेरियल खेत से प्राप्त होगा। जैसे ब्रिटेन में कपड़ा बनना है तो उसका रॉ मटेरियल भारत से जाएगा। तो भारत, और जब किसी देश में कृषि पर भार बढ़ता है तो उस देश का औद्योगिकरण हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और जब हमारा कच्चा माल ही खरीदेंगे तो भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है उस हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, पहले फेज में तो हमारा विकास हुआ है लेकिन अब हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो जाएगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? आप कहोगे सर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कच्चा माल क्यों खरीद रहे हैं, अभी तक तो तैयार माल खरीद रहे थे। तो आप लोग ध्यान रखना, ब्रिटेन दुनिया का वो पहला देश था जहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आती है। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जहां सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आएगी तो ब्रिटेन के अंदर इसका मतलब होगा कि अब वहां पर कल कारखानों से उत्पादन शुरू हो गया है, मतलब मशीनों से उत्पादन शुरू हो गया है। कल कारखानों से वहां पर उत्पादन शुरू हो गया है। जब कल कारखानों से उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता है। कच्चे माल की उनको आवश्यकता है। इसलिए अब भारत से किस प्रकार के माल को ये लेकर आएंगे? तो आप लोग ध्यान रखना, भारत का कच्चा माल ब्रिटेन के उद्योग धंधों में आएगा और यहाँ से तैयार माल भारत में आएगा। मतलब, और ये तैयार माल भारत में आएगा
ये तैयार माल कैसा है, हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल मैटर है ये, तो ध्यान रखना ये ब्रिटेन का औद्योगिक माल था, ब्रिटेन की मशीनों से तैयार किया माल था। मतलब आप देखिए 1813 से 1858, दो चीज आप कहोगे सर आपने 1813 क्यों लिया, क्योंकि 1813 का चार्टर एक्ट पास होता है। 1858 क्यों लिया, क्योंकि 1857 का विद्रोह होता है और उस विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और सीधा भारत में ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो जाता है और साथ ही साथ कुछ परिवर्तन भी आते हैं, तो मैंने फेज लिया। आपके दिमाग में एक पॉइंट 100% आना है कि सर ये बता दो कि मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद से हमारा शोषण कैसे हुआ, ये शोषण कैसे हुआ। तो नंबर वन होगा भारतीय राजस्व का लगातार भारत के बाहर जाना, अर्थात भारतीय राजस्व भारत से बाहर जाएगा तो हमारे धन का क्या होगा, निष्कासन। अर्थात 1757 में जो धन निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हुई वो और अधिक तेज हो गई। साथ ही साथ जो हमारा पैसा आया रेवेन्यू के रूप में इनके पास में, उस अगर हमारी खराब से खराब सरकार भी भारतीय होती तो उस पैसे का सदुपयोग भारत में करती, लेकिन ये चूंकि एक कंपनी थी तो उसने उसका व्यापार किया। और व्यापार किस चीज का किया, व्यापार उस चीज का किया जिस चीज की आवश्यकता इन्हें ब्रिटेन के अंदर है। और ब्रिटेन में किस चीज की आवश्यकता है, कच्चे माल की। जब हमारे यहाँ कच्चे माल को फोकस किया जाएगा तो जिस समय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण हो रहा था उस समय हमारी अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण हो जाता है। तो नंबर 1 भारतीय राजस्व का जाना, नंबर 2 जो सरकार थी वही कंपनी, जो कंपनी थी वही सरकार थी, इसलिए हमारा कच्चे माल का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना कम तय किया गया कि वो कौड़ियों के भाव में हमारा सामान ले गए। उस सामान को औद्योगिक कल कारखानों से तैयार करके और तैयार माल को भारत में जबरदस्त कीमत पर बेचते हैं, जबरदस्त कीमत पर बेचते हैं। समझ में आ गया। आप कहोगे सर एक पॉइंट बता दो कि 1813 का चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त क्यों किया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1813 के, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त क्यों किया गया। और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का मतलब होगा कि अब ब्रिटेन से भारत में जाकर कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो उसका पहला पॉइंट क्या होगा, नंबर 1 ब्रिटिश संसद द्वारा EIC को नियंत्रित करना। ध्यान रखना हर 20 साल बाद एक्ट पास कर रही थी, उसी की दिशा में यह भी एक कदम था। पहला पॉइंट तो दूसरा क्या था, सेकंड पॉइंट था कि ब्रिटेन के व्यापारियों एवं कंपनियों का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो कंपनियां थी उन कंपनियों का लगातार दबाव बढ़ रहा था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाए ताकि हम भी ब्रिटेन से भारत में जाकर व्यापार कर सकें। इसलिए ब्रिटिश संसद ने उन व्यापारियों का ध्यान रखा। और वो व्यापारी क्या चाहते हैं, वो व्यापारी चाहते थे कि यार हम अपने औद्योगिक माल को ले जाकर भारत में बेचना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भारत में माल ले जाने का अधिकार और वहां से लाने का अधिकार तो केवल EIC के पास में, इसलिए पहले आप एक एक्ट के द्वारा उसको समाप्त कीजिए ताकि हम वहां पर जा सके। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना 1813 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ताकि ब्रिटिश औद्योगिक माल को कोई भी व्यापारी या कंपनी भारत में ले जा सके। और तीसरा और पॉइंट ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त क्यों किया गया। आप लोग ध्यान रखना ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी देश था फ्रांस, इसलिए ब्रिटेन के व्यापारी अगर अपना माल भारत में नहीं बेच सके तो वो अपना माल यूरोप में बेच सकते थे।
वो अपना माल यूरोप में बेच सकते थे, लेकिन यूरोप में ब्रिटेन का चिर प्रतिद्वंदी था फ्रांस, और फ्रांस का शासक था नेपोलियन, और नेपोलियन ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसके द्वारा उसने पूरे यूरोप में ब्रिटिश सामान अंदर न आ सके, इसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी। तो तीसरा पॉइंट होगा नेपोलियन द्वारा की गई आर्थिक नाकेबंदी, ताकि ब्रिटिश सामान किसी देश में घुस न सके। आर्थिक नाकेबंदी, और ध्यान रखना इसी नाकेबंदी को इतिहास में कहते हैं नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन की इसी को हम कहते हैं नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, इसलिए आपको पता होगा अंग्रेजों को एक वैकल्पिक बाजार की आवश्यकता महसूस होती है। जब उन्हें एक वैकल्पिक बाजार की आवश्यकता महसूस हुई तो इसी के तहत कंपनी ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिश संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी और कंपनी को अधिकार दिया कि आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हो। एक चीज और देखिए आप, मैंने क्या कहा कि 1813 से 1858 के इस फेज को मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद कहते हैं। और ध्यान रखना, अगर आपने इसको समझ लिया तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। आप देखिए, भारत सरकार बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत का राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। जब भारतीय राजस्व भारत से बाहर जाएगा तो इसी को हम धन निष्कासन कहेंगे, और भारतीय राजस्व से ये व्यापार भी करेंगे, और उस व्यापार से हमारा कच्चा माल खरीदेंगे। उस कच्चे माल में क्या खरीदा, तो हमारा कच्चा माल खरीदा तो हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, एग्रीकल्चर बर्डन बढ़ेगा, तो हमारा गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो नंबर 1 हमारा रेवेन्यू गया, हमारा कच्चा माल गया, हमारे हस्तशिल्प उद्योग को भारत से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, इसलिए उसका पतन हो गया। कृषि पर भार बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण हो गया। इन्होंने ऐसी वस्तुओं, ऐसी फसलों को उगाने पर बल दिया जिनका कॉमर्शलाइजेशन किया जा सके, मतलब कृषि का वाणिज्यीकरण इन्होंने कर दिया, जिसके नुकसान हुआ, भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे कच्चे माल को ब्रिटिश उद्योग धंधों में ले जाकर तैयार माल किया, और उस तैयार माल को भारत में लाएंगे। अब एक टर्निंग पॉइंट सुन लो आप, क्या जब तैयार माल भारत में लाएंगे तो माल खरीदने के लिए उपभोक्ता चाहिए। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इतिहास उठा के देख लेना, उपभोक्ता माल तभी खरीदेगा जब वो ब्रिटिश संस्कृति को समझेगा। इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख का फंड जारी किया गया था। शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख का फंड जारी कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ताकि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार कर सकें जो दिखने में भले ही भारतीय हो, लेकिन सोचने समझने और खरीदने के दृष्टिकोण से अंग्रेजों जैसा हो। तो पहला पॉइंट तो उपभोक्ता के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इतिहास उठा के देख लेना, भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है वो इसी फेज में सबसे अधिक शुरू हुआ है। राजा राम मोहन राय सबसे अधिक यहीं पर चलेगा। मतलब ये भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार पे बल देंगे, ताकि भारत के रूढ़िवादी समाज को पाश्चात्य समाज में परिवर्तित किया जा सके। सती प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति, कन्या हत्या की समाप्ति, ये तमाम रिफॉर्म्स इसलिए होंगे ताकि भारत के रूढ़िवादी समाज को आधुनिक समाज में बदलकर ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोक्ता बनाया जा सके। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसी समय बहुत सारी रियासतों की मौत आएगी, क्योंकि अंग्रेज जो है, जिन रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी होगी, वो उसका विलय ब्रिटिश भारत में करना चाहेंगे, ताकि एक एकीकृत बाजार बना सके। मतलब एकीकृत बाजार बनाने के लिए, ताकि उनका सामान पूरे भारत में समान रूप से, समान तरीके से आगे बढ़ सके, बिक सके, और एक प्रकार का रेवेन्यू सिस्टम हो।
इसलिए भारत को एकीकृत बाजार में तब्दील किया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, 1857 का विद्रोह होगा, उससे पहले एक पृष्ठभूमि बनेगी, क्योंकि ये बाजार बना रहे थे और बन जाएगा भारत। जो 1857 के विद्रोह का एक कारण है क्या कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से अपने मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का जो शोषण किया, उससे भी एक रिवोल्ट होता है, जिसको हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? यह भी ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक एक्ट था। यह भी ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक एक्ट था। इसमें भी आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, और वो क्या क्या होंगे? नंबर 1, कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। मतलब EIC के शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। ये पहला पॉइंट होगा, अर्थात कंपनी अब भारत में 1853 तक शासन कर सकती है। दूसरा पॉइंट, इसी एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह मतलब आप कहोगे सर व्यापारिक एकाधिकार तो 1813 में समाप्त कर दिया गया था। पूरी तरह का मतलब होगा कि 1833 के द्वारा चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका नाम करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस प्रकार आप कहोगे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और आप कहोगे सर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अर्थात जो लास्ट था वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी एक प्योर EIC अब एक प्योर प्रशासनिक निकाय, एक पूर्ण प्रशासनिक निकाय बन जाती है। शुद्ध व्यापारिक कंपनी से वो शुद्ध राजनीतिक संस्था बन जाती है। पूर्ण राजनीतिक संस्था के रूप में इसकी तब्दीली हो जाती है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो दोस्तों ये आपका बेसिक था। ये 2 क्लासेस आपकी बेसिक के दृष्टिकोण से थी। अब इसके बाद आपके टू द पॉइंट आपके सिलेबस के हिसाब से पूरा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 ये बैकग्राउंड बताना आपको बहुत जरूरी था। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।